स्टूडेंट्स, आज का जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है उनको हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट न्यूज़ है वेस्ट एशिया के बारे में। यूएस के जो प्रेसिडेंट हैं डोनाल्ड ट्रंप, उनका एक स्टेटमेंट है कि ईरान का जो ऑयल एक्सपोर्ट है जिसके ऊपर उन्होंने रेस्ट्रिक्शंस लगाए थे कि कोई भी कंट्री ईरान के साथ में ऑयल को इंपोर्ट करता है तो उस कंट्री के प्रोडक्ट्स के ऊपर में यूएस है एज ए पेनल्टी के रूप से टैरिफ है उसको इम्पोज करेगा। तो ये जो रेस्ट्रिक्शंस हैं जिनको रिलैक्स किया जा सकता है यूएस के द्वारा आने वाले दिनों के अंदर में। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके लिए रेज होता है कि यूएस के प्रेसिडेंट ने ये जो स्टेटमेंट है वो क्यों दिया है। अब देखिए कि स्टूडेंट्स, यूएस एंड इजराइल के द्वारा ईरान के वहाँ पे अटैक है वो किया गया था। अटैक के दौरान में ईरान के जो सुप्रीम लीडर हैं उनको भी असैसिनेट है वो कर दिया गया था। तो उसी के लेटर फेज में ईरान ने जो वेस्ट एशिया के मूवमेंट के लिए एक इम्पोर्टेंट लोकेशन है जिसको कि हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के नाम से जानते हैं, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को कंट्रोल किया गया ईरान के द्वारा। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके लिए यही रेज होता है कि किसी भी कंट्री के द्वारा जो वाटर बॉडी है, जो इम्पोर्टेंट चैनल है, उसको यहाँ पे कंट्रोल किया जा सकता है क्या। ईरान का जो लोकेशन है वो इसको एडवांटेज है वो प्रोवाइड करता है। बोथ वाटर बॉडी जिसको ये स्ट्रेट कनेक्ट करता है, पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान, दोनों ही जगह ईरान का जो लोकेशन है वो सिचुएटेड है। दोनों ही वाटर बॉडी के साथ में अपना एरिया है वो शेयर करता है। तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को कंट्रोल करने की वजह से वेस्ट एशिया का जो कार्गो मूवमेंट है उसमें डिस्टरबेंस हुआ। वेस्ट एशिया के जो कंट्री हैं जो ऑयल एंड गैस को लार्जर वे के अंदर में एक्सपोर्ट किया करते हैं, तो उनका जो एक्सपोर्ट है वो भी यहाँ पे नहीं कैरी आउट हुआ। अदर कंट्रीज़ के काफ़ी सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जो उन कंट्रीज़ के लिए एज ए रॉ मटेरियल के रूप से या आप देखिए कि फूड आइटम्स के रूप से वहाँ पे सप्लाई होते हैं, तो उनका भी जो एक्सपोर्ट है वो नहीं हुआ। तो जो ग्लोबल सप्लाई चेन है उसमें कम्प्लीटली डिस्टरबेंस है वो क्रिएट हुआ है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को कंट्रोल करने की वजह से। और यही यूएस के ऊपर में एक प्रेशर को क्रिएट करता है कि लास्ट 20 डेज से वॉर का जो सिचुएशन है वो कंटिन्यूस है। जो अदर कंट्रीज हैं उनकी उनकी जो सप्लाई चेन है जिसमें कम्प्लीटली डिस्टरबेंस हुआ है यूएस एंड इजराइल के इस अटैक की वजह से। फिर यहाँ पे एक और स्टेटमेंट है जिसमें यूएस के प्रेसिडेंट ने बताया है कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज को सिक्योर करना, वहाँ से स्मूथ वे के थ्रू जो ट्रेड है वो कैरी आउट हो, ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो यूएस का ही नहीं है, जो ग्लोबल पावर कंट्रीज हैं उन सभी का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अर्लियर फेज के अंदर में आप देखिए कि जो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है उनकी कंट्रीज़ को यूएस के प्रेसिडेंट ने कहा था कि आप भी अपना जो फोर्स है उसको डिप्लॉय कीजिए जिससे कि इस स्ट्रेट को ओपन है वो किया जा सके, सप्लाई चेन है उसको स्मूथ है वो करवाया जा सके। तो नाटो की काफ़ी सारी कंट्रीज ने अपना जो फोर्स है उनको डिक्लाइन किया कि उस फोर्स को नहीं सेंड करेंगे। एग्ज़ाम के लिए आपको नाटो के बारे में पता होना चाहिए। 1949 का वो समय है जब नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन को वाशिंगटन ट्रीटी के थ्रू सेटअप है वो किया गया था। फिर आप देखिए कि नॉर्थ अटलांटिक जो ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है इसका हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है। पहले तो इसका हेडक्वार्टर पेरिस के वहाँ पे सेटअप हुआ था, पर जो प्रेजेंट हेडक्वार्टर जहाँ से ऑपरेट किया करता है वो बेल्जियम का जो कैपिटल सिटी है ब्रसेल्स, वहाँ पे इसका जो हेडक्वार्टर है वो सिचुएटेड है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कंट्रीज़ के बारे में, मेंबरशिप के बारे में, तो आप देखिए कि 32 इसके मेंबर कंट्रीज़ हैं। जो स्वीडन नाम का जो कंट्री है वो लेटेस्ट मेंबर इसका बना था 2024 में। और यूपीएससी ने यही क्वेश्चन है वो आपसे पूछा था कि कौन सा कंट्री है जो लेटेस्ट मेंबर बना है नाटो का। स्वीडन से पहले आप देखिए कि जो फिनलैंड है उन्होंने मेंबरशिप है उसको गेन किया था नाटो का वहाँ पे। रिसेंटली ये जो ऑर्गेनाइजेशन है वो न्यूज़ में इस वजह से रहा है कि यूएस ने काफ़ी बार एक तो कलेक्टिव डिफेंस है उसके बारे में मेंशन किया है कि किसी भी एक कंट्री के ऊपर में, नाटो की किसी एक मेंबर कंट्री के ऊपर में अगर अटैक होता है तो इस ट्रीटी का एक क्लोज है, क्लोज 5 जो आर्टिकल 5 है इनका, वो कलेक्टिव डिफेंस के बारे में बताता है कि अटैक ऑन वन इक्वल टू द अटैक ऑन ऑल, कि सभी कंट्रीज का जो फोर्सेज हैं वो वहाँ पे उस अटैक को डिफेंड करेंगे। क्या ये जो कलेक्टिव डिफेंस का क्लोज है उसको कभी यूज किया गया है कि नाटो के फोर्सेज के द्वारा। यस स्टूडेंट, जब 9/11 का इंसिडेंट हुआ था तो उस समय इसको वंस आप देखिए कि एक ही बार इसको यूज है वो किया गया है। अब यूएस के प्रेसिडेंट का स्टेटमेंट है कि ईरान के ऑयल की रिगार्डिंग में रिलैक्सेशन है वो यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे। तो इंडियन रिफाइनरी भी, क्या आप देखिए कि ईरान के साथ में ऑयल है जिसको यहाँ पे इम्पोर्ट है वो कर सकते हैं। इंडिया आप देखिए कि पहले भी ईरान के साथ में काफ़ी लार्जर नंबर के अंदर में जो ऑयल का इंपोर्ट है वो किया करता था, बट यूएस ने जब रेस्ट्रिक्शंस लगाई तो हमारा जो ऑयल इंपोर्ट है वो रिड्यूस होके 1% हुआ है ईरान के साथ में। और इंडियन रिफाइनरीज ने एक पॉजिटिव ऑप्टिमिस्टिक वे के अंदर में बताया है कि वो भी यहाँ से
ऑयल को इंपोर्ट करेंगे अगर जो रिलैक्सेशन है वो यहाँ पे प्रोवाइड होता है। नेक्स्ट इस न्यूज़ के अंदर में कुछ अटैक्स के बारे में भी बताया गया है कि ईरान ने जो गल्फ़ के जो कंट्रीज़ हैं उनको टारगेट करते हुए अटैक किया गया। तो ईरान गल्फ़ के कंट्रीज़ को क्यों टारगेट करता है, क्योंकि यूएस के जो बेसेज हैं वो सिचुएटेड हैं उन कंट्रीज़ के अंदर में, और वो जो गल्फ़ के जो कंट्री हैं वो यूएस के साथ में क्लोजर जो रिलेशन है उसको कैरी आउट करते हैं। तो इस वजह से ईरान के द्वारा उन कंट्रीज़ को टारगेट है वो किया जाता है। एग्जाम के लिए एक और इन्फॉर्मेशन आपको होना चाहिए गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के बारे में। 6 मेंबर्स का ये बॉडी है गल्फ के जो कंट्रीज हैं उनका, उसमें ईरान उसका पार्ट है वो नहीं है। ईरान उसका पार्ट नहीं है तो कौन कौन से कंट्री इसका पार्ट हैं। 1981 के समय में गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल है उसको सेटअप किया गया था। इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है, सऊदी अरेबिया का जो कैपिटल सिटी है रियाद, वहाँ पे इनका हेडक्वार्टर है। और 6 कंट्रीज हैं वो कौन कौन से हैं, एक तो आप देखिए कि सऊदी है, एक तो आप देखिए कि सऊदी है। सऊदी के अलावा स्टूडेंट्स यूनाइटेड अरब अमीरात है। इन दोनों कंट्रीज के बिटवीन में भी कन्फ्लिक्ट था नवंबर दिसंबर के समय में यमन की रिगार्डिंग में। यमन में कुछ पार्ट है जो सऊदी के द्वारा कंट्रोल किया जाता है, कुछ पार्ट है जो कि यूनाइटेड अरब अमीरात के द्वारा, और एक दूसरे के पार्ट्स के ऊपर में एक दूसरे का क्लेम है वो किया गया था। तो इस वजह से भी दोनों न्यूज़ में थे नवंबर दिसंबर के दौरान में। सऊदी अरेबिया है, यूनाइटेड अरब अमीरात है, फिर एक कुवैत है, एक कुवैत नाम का कंट्री है। कुवैत के अलावा स्टूडेंट्स एक बहरीन है, बहरीन है, कतर है, कतर है और ओमान है। तो ये 6 कंट्री हैं जो इसके मेंबर हैं गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के। और आप देखिए कि जब भी हम वेस्ट एशिया के बारे में रीड करते हैं तो आपके माइंड के अंदर में ऑयल एंड गैस है उसके बारे में इंफॉर्मेशन है वो आया करता है। तो ऑयल के रिगार्डिंग में, ऑयल का जो एक्सपोर्ट है, पेट्रोलियम का जो एक्सपोर्ट है उसके रिगार्डिंग में कोई ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेट किया करता है क्या, तो एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसको कि हम ओपेक के नाम से जानते हैं, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्ट कंट्रीज। 1916 के समय में बगदाद के वहाँ पे, जो कि इराक का सिटी है बगदाद, वहाँ का कैपिटल सिटी है इराक के, वहाँ पे 1960 में कॉन्फ्रेंस होता है जिसको हम जानते हैं बगदाद कॉन्फ्रेंस के नाम से। तो ओपेक का इस्टेब्लिशमेंट किया गया। 5 कंट्री हैं जिन्होंने इस ओपेक को सेटअप किया था, जिसमें ईरान है, जिसमें ईरान है। एक तो आप देखिए कि सऊदी है, सऊदी के द्वारा इस ओपेक को सेटअप किया गया। सऊदी के अलावा स्टूडेंट्स ईरान है, ईरान है, इराक भी इसका पार्ट है क्योंकि बगदाद के वहाँ पे मीटिंग हुआ था। ईरान, इराक है, सऊदी है, एक वेनेजुएला है, एक वेनेजुएला है, वेनेजुएला जो कि जनवरी के समय न्यूज़ के अंदर में था, और एक स्टूडेंट्स यहाँ पे कुवैत है, कुवैत है। तो ये 5 कंट्रीज आपको पता होने चाहिए जो इसके फाउंडिंग मेंबर हैं ओपेक के। ओपेक का प्रेजेंट समय में जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है, ये आपका होमवर्क है, कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर से बताना, और पार्टिसिपेट करना स्टूडेंट्स कमेंट सेक्शन के अंदर में, जिससे कि आपके जो पॉइंट्स हैं वो बार बार यहाँ पे रिवाइज हो सकें। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर हैं उनके द्वारा ईरानियन प्रेसिडेंट के साथ में डिस्कशन किया गया। डिस्कशन के अंदर में एक तो आप देखिए कि ईद का फेस्टिवल था, ऐसे जो जो अटैक के समय में ईद का जो फेस्टिवल है वो सेलिब्रेट किया गया है वेस्ट एशियन कंट्रीज़ के द्वारा। नेक्स्ट अगर हम बात करें ईद के अलावा स्टूडेंट, जो पर्सियन कम्युनिटी के जो लोग हैं उनका जो न्यू ईयर आया करता है जिसको कि हम नवरोज़ के नाम से जानते हैं, नवरोज़ नाम का जो उनका न्यू ईयर हुआ करता है, तो उसका भी यहाँ पे जो ग्रीटिंग्स हैं वो दिए गए हैं इंडियन प्राइम मिनिस्टर के द्वारा ईरान के प्रेसिडेंट को। और साथ में डिस्कशन ये भी किया गया कि ईरान जो है इंडियन शिप्स को अलाउ करे, क्योंकि हमारे 22 के आसपास ऐसे शिप्स हैं जो कि वहाँ पे रुके हुए हैं पर्शियन गल्फ के वहाँ पे, और उनको अगर अलाउ किया जाएगा ईरानियन जो टेरिटोरियल वाटर है उसके थ्रू में, तो हमारे यहाँ पे जो सप्लाई चेन है वो कंटिन्यूस कैरी आउट हो सकता है, कंटिन्यूस जो 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 डिस्टर्बेंस है वो नहीं क्रिएट होगा एनर्जी की रिगार्डिंग। तो पहले भी हमारे कुछ शिप्स हैं जिनको कि अलाउ किया गया था ईरान के द्वारा, जो कि ऑयल एंड गैस है जिसको कि लेके आए थे वहाँ से। तो उस दौरान में हमने एक आइलैंड को रीड किया था, लर्क नाम का एक आइलैंड है, लर्क के नाम का एक आइलैंड है जो कि ईरान के टेरिटोरियल एरिया में सिचुएटेड है, जो आपको कुछ नॉटिकल माइल्स का जो एरिया मिला करता है किसी भी वाटर बॉडी के अंदर में कंट्री को, जो उनके टेरिटोरियल पार्ट का हिस्सा माना जाता है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के थ्रू में। तो आप देखिए उसके अंदर में ये सिचुएटेड है, और वहाँ पे इंफॉर्मेशन के थ्रू इंडियन जो शिप्स हैं जो वहाँ से ऑयल एंड गैस को लेके आते हैं उनके ऊपर अटैक है वो नहीं किया जाता है ईरानियन रिवोल्यूशनरी गार्ड्स के थ्रू। ओपन जो सी का एरिया है वहाँ से हमारी जो जो शिप्स हैं वो नहीं आए हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए, ईरान का टेरिटोरियल वाटर के थ्रू आए हैं।
नेक्स्ट अगर हम बात करें फिर हमारा जो नेवी है वो उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। गल्फ ऑफ ओमान से लेकर इंडिया तक कंटिन्यूस नेवी के द्वारा सिक्योरिटी है वो प्रोवाइड किया जाता है। ऐसा ही सेम सिचुएशन हमने होतीज के द्वारा जब रेड सी के वहाँ पे अटैक हुआ था तो इंडियन नेवी ने ऑपरेशन संकल्प है उसको लॉन्च किया था। किसको लॉन्च किया था स्टूडेंट्स? ऑपरेशन संकल्प को। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो ग्रीटिंग्स दिए गए हैं इनके बारे में लेटर में डिस्कस करेंगे। ईरानियन प्रेसिडेंट का स्टेटमेंट क्या है? ईरानियन प्रेसिडेंट ने कहा है कि इंडिया ब्रिक्स का जो प्रेसिडेंसी है प्रेजेंट समय में ब्रिक्स का इंडिया के पास में। और अब देखिए कि उस प्रेसिडेंसी को यूज करे यहाँ पे जो इंडिपेंडेंट अपना जो रोल है उसको प्ले करे ग्लोबल प्लेटफॉर्म के वहाँ पे। ब्रिक्स के अंदर में आप देखिए कि ईरान भी उसका पार्ट है। ब्रिक्स जिसके 4 कंट्रीज फाउंडिंग मेंबर थे, फिर साउथ अफ्रीका ज्वाइन करता है, तो ये ब्रिक्स है वो फॉर्म होता है डेवलपिंग कंट्रीज का। पर 2022 के समय जब इसका मीटिंग हुआ तो ब्रिक्स की मेंबरशिप को एक्सपेंड करने का बात किया गया, तो ब्रिक्स प्लस नाम का एक इनिशिएटिव है वो एग्जिस्टेंस में आया, जिसमें कुछ कंट्रीज को मेंबरशिप दिया गया है। जैसे कि आप देखिए कि इंडोनेशिया है, जिसमें आप देखिए कि इजिप्ट है, इंडोनेशिया है, इजिप्ट है, जिसमें इजिप्ट के अलावा स्टूडेंट्स यूनाइटेड अरब अमीरात है, यूनाइटेड अरब अमीरात के अलावा इथोपिया है जो कि एक लैंडलॉक कंट्री है हॉर्न ऑफ अफ्रीका के वहाँ पे। इथोपिया के अलावा स्टूडेंट्स ईरान है। और ईरान के अलावा आप देखिए कि सऊदी भी इसका पार्ट है, बट सऊदी ने अभी ऑफिशियली इसको ज्वाइन है वो नहीं किया है। अर्जेंटीना को भी इनविटेशन सेंड किया गया था, बट अर्जेंटीना के तो लीडर वहाँ पे इलेक्शन के बाद में नई लीडर पावर में आई जो यूएस के साथ में क्लोज रिलेशन रखते हैं, उन्होंने इस इनविटेशन को ही डिक्लाइन कर दिया था। तो इन्होंने ब्रिक्स का मेंबरशिप के अंदर में एक रोल प्ले करने के लिए इंडिया से कहा है कि इंडिया एक इंडिपेंडेंट रोल को प्ले करे, ग्लोबल कंट्रीज़ को यहाँ पे एक कंसेंसस को डेवलप करे कि ईरान के अगेंस्ट में जो अटैक है वो क्यों किया गया, और उसके रिगार्डिंग में जो यहाँ पे जो डिस्कशन हो, बेसिकली अपना अपना जो स्टैंड है उसको ईरान ने यहाँ पे पुश किया है। नेक्स्ट आप देखिए कि नवरोज़ के बारे में मेंशन है हमारे यहाँ पे। जब हम इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज का जो लिस्ट है उसको रीड करते हैं जो कि यूनेस्को के अंडर में आया करता है, तो नवरोज़ को भी हमने डेजिग्नेट किया है जो कि पारसी न्यू ईयर है। नवरोज़ जो कि पारसी न्यू ईयर है। और स्टूडेंट्स नवरोज़ का जो सेलिब्रेशन है हमारे कंट्री के अंदर में मेडिवल हिस्ट्री में जब आप रीड करोगे तो बलबन नाम के एक रूलर हुआ करते थे, स्लेव डायनेस्टी में बलबन नाम के एक रूलर हैं, उन्होंने आप देखिए कि नवरोज़ का जो सेलिब्रेशन है उसको स्टार्ट किया था इंडिया के अंदर में। तो ये बेसिक हिस्ट्री है जिसके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स नीलगिरी तहर्स के बारे में है। आप देखिए कि एक वैली का एरिया है केरल का, जो इडुक्की एंड मुन्नार का एरिया है वहाँ पे, जहाँ पे लैंड के अंदर में एनक्रोचमेंट हुआ। एनक्रोचमेंट का वहाँ पे आप देखिए कि कम हुआ है। एनक्रोचमेंट के बाद में जो एरिया है उसको रीस्टोर किया गया है, और नीलगिरी तहर से उनकी पॉपुलेशन को वहाँ पे बताया गया। नील कुरंजी नाम का जो फ्लोवर है उसके भी प्रेजेंस को बताया गया है इन हिली एरियाज़ के अंदर में। यूपीएससी आपसे इन हिली एरियाज़ के बारे में तो क्वेश्चन नहीं पूछेगा, बट आपसे क्वेश्चन हो सकता है नीलगिरी तहर के बारे में कि नीलगिरी तहर है वो कहाँ पे रहा करता है, क्या उसका IUCN स्टेटस है, और कोई उसका स्पेसिफिक फीचर हो। नीलगिरी तहर आप देखिए कि जो नीलगिरी का जो एरिया है, नीलगिरी का एरिया है सदर्न पार्ट ऑफ जो वेस्टर्न घाट का एरिया है वहाँ पे रहा करते हैं। एक हाइट का जो एरिया है वहाँ पे ये आपको मिला करेंगे, कुछ हाइट का जो जो एरिया है वहाँ पे नीलगिरी तहर का प्रेजेंस आपको मिलता है, जिसमें अगर हम स्पेशली देखें तो 16 फॉरेस्ट जो होते हैं, जो माउंटेन्स फॉरेस्ट भी जिनको बोला करते हैं, तो जो सोलाज फॉरेस्ट है उसके अंदर में आपको तहर्स का जो प्रेजेंस है नीलगिरी तहर्स का वो आपको मिलेगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, आप देखिए कि ये जो तहर है गोट का एक स्पीसीज है, और ये इनके इनके भी जो है पैरों के अंदर में जो खुर हैं वो हुआ करते हैं, और जिन एनिमल्स के पैर के अंदर में खुर होते हैं उनको हम किस नाम से जानते हैं? उनको जाना करते हैं अनगुलेट के नाम से। अनगुलेट, तो अनगुलेट है यहाँ पे ये बेसिकली नीलगिरी तहर। कल हमने हिप्पोपोटामस के बारे में रीड किया था, वो भी आप देखिए कि अनगुलेट है, उनके भी पैर के अंदर में जो खुर हैं वो होते हैं, जैसे आप काऊ के अंदर में बफेलो के वहाँ पे पैर में आप देखते हो उसी तरीके से। नेक्स्ट अगर हम बात करें इनके IUCN स्टेटस के बारे में, तो IUCN ने इनको एंडेंजर्ड कैटेगरी के अंदर में रखा है। IUCN ने इनको एंडेंजर्ड का जो कैटेगरी है उसमें रखा है।
और इनको काफ़ी लार्जर वे के अंदर में प्रोटेक्ट वो किया गया है। प्रोजेक्ट नीलगिरी तहर है वो लॉन्च किया गया था तमिलनाडु गवर्नमेंट के द्वारा। ये तमिलनाडु का स्टेट एनिमल है, जिससे कि इनकी पॉपुलेशन है उसको कैलकुलेट है वो किया जा सके। तमिलनाडु का ये स्टेट एनिमल है नीलगिरी तहर। और सबसे ज़्यादा संख्या कहाँ पे मिलती है, इनकी नंबर सबसे ज़्यादा कहाँ पे हैं, इराविकुलम नेशनल पार्क के वहाँ पे। जो इराविकुलम नेशनल पार्क है केरल के अंदर में, वहाँ पे इनकी संख्या है वो काफ़ी ज़्यादा है। सेकंड, इराविकुलम नेशनल पार्क के अलावा भी कुछ ऐसे प्रोटेक्टेड एरिया हैं, जैसे मुकुर्थी नाम का जो नेशनल पार्क है, मुकुर्थी नेशनल पार्क। मुकुर्थी नेशनल पार्क, मुकुर्थी नेशनल पार्क के अलावा स्टूडेंट्स एक ग्रास हिल्स का पार्क है। ग्रास हिल्स ये तमिलनाडु के वहाँ पे है, ग्रास हिल्स जो नेशनल पार्क है। साइलेंट वैली है। साइलेंट वैली तो कुछ दिनों पहले न्यूज़ के अंदर में भी था। क्यों न्यूज़ में था स्टूडेंट्स, 2-3 डेज बैक में न्यूज़ में था। एक वहाँ पे जो कार्ब का स्पीसी है वो मिला है, जिसके अंदर में जो बायोलॉजिकल ट्रेड्स होते हैं मेल एंड फीमेल के, एक सिंगल कार्ब के अंदर में ही वो मेल एंड फीमेल के जो बायोलॉजिकल ट्रेड्स हैं वो मिले थे। फिर आप देखिए कि अगस्ता मलाया नाम का जो यहाँ पे प्रोटेक्टेड एरिया है, वहाँ पे भी नीलगिरीज का जो संख्या है वो मिलता है। यहाँ पे एक फ्लोवर के बारे में भी मेंशन किया गया है। फ्लोवर का नेम क्या है, नील कुरंजी। क्या नाम है स्टूडेंट्स, नीला कुरंजी भी उसको बोला करते हैं, नीला कुरंजी। 12 ईयर्स का जब समय होता है, जब ये फ्लोवर है वो आप देखिए कि खिला करता है, 12 साल में एक बार ये खिलता है। तो एक ट्राइबल कम्युनिटी है, ट्राइबल कम्युनिटी का नाम है वो है पालियान। पलियान या पालियान आप उसको बोल सकते हो। तो ये जो ट्राइबल कम्युनिटी के जो लोग हैं वो अपना एज का जो कैलकुलेशन है इस फ्लोवर के बेसिस के ऊपर में किया करते हैं। लास्ट ईयर जब IUCN ने इस फ्लोवर के रिगार्डिंग में आप देखिए कि जो सर्वे है वो किया गया, तो उस दौरान में इसका जो थ्रीटन्ड वे के अंदर में इसको डेजिग्नेट किया है कि इसका एक तो जो एरिया है उसमें भी डिक्लाइन हुआ है, नील कुरंजी जहाँ पे उगा करता है उस एरिया में डिक्लाइन हुआ। सेकंड, इसके लिए थ्रेट है वो कुछ अदर स्पीसीज भी थ्रेट क्रिएट करने लगी हैं, जिसमें यूक्लिप्टस नाम का जो जो यहाँ पे प्लांट है, यूक्लिप्टस है। यूक्लिप्टस के अलावा आप देखिए कि ब्लैक वोटल नाम का एक प्लांट है, ब्लैक वोटल है। तो ये कुछ इसके लिए इन्वेजन है वो क्रिएट करने लगे हैं, जिससे कि नील कुरंजी का जो एरिया है जिसमें डिक्लाइन हुआ, और एज ए थ्रेटेंड स्पीसीज के रूप से इसको रिकॉग्नाइज किया है IUCN ने। नेक्स्ट अगर हम रीड करें स्टूडेंट्स, डिसेबल पर्सनस के बारे में है कि जो हमारा स्टेट है वो किसी भी तरीके से यहाँ पे जो हायर लिमिटेशन जो है डिसेबिलिटी का उसको नहीं रिप्लेस वो कर सकता, उसको नहीं इम्पोज है वो कर सकता है। मिनिमम डिसेबिलिटी का क्राइटेरिया क्या है, 40% कोई पर्सन है वो डिसेबल होना चाहिए, 40% डिसेबिलिटी होना चाहिए। ये एक मिनिमम क्राइटेरिया है। मैक्सिमम क्राइटेरिया है वो नहीं इम्पोज हो सकता। ये सुप्रीम कोर्ट का बेसिकली यहाँ पे स्टेटमेंट है एक पेटिशन के अंदर में। अब आप देखिए आपको क्या पता होना चाहिए डिसेबिलिटी के बारे में, आपको एक बेसिक इन्फॉर्मेशन होना चाहिए कि 2016 के समय में, पहले तो हमारे यहाँ पे 1995 का एक्ट होता था, 1995 का एक्ट होता था। उस एक्ट के अंदर में ओनली आप देखिए कि 7 जो डिसेबिलिटीज़ हैं उन्हीं को रिकॉग्नाइज किया गया था। फिर 2016 के समय में नया एक्ट आता है, और न्यू एक्ट के अंदर में 21 डिसेबिलिटी हैं उनको रिकॉग्नाइज कर दिया गया है। कोई पर्सन है जिसके ऊपर में एसिड अटैक हुआ है, तो एसिड अटैक से रिलेटेड जो सर्वाइवल पर्सन है उनको भी आप देखिए कि डिसेबिलिटी के कैटेगरी में काउंट है वो किया जाएगा। तो नंबर ऑफ डिसेबिलिटीज़ हैं वो इंक्रीज किए गए यहाँ पे नए एक्ट के थ्रू में। और आप देखिए कि क्या इनको रिजर्वेशन भी प्रोवाइड किया गया है, क्या जो डिसेबल पर्सन है उनको किसी तरीके का जो रिजर्वेशन है वो मिला है क्या। तो स्टूडेंट्स 4% का रिजर्वेशन तो मिला है यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट कैटेगरी के अंदर में, क्या एम्प्लॉयमेंट में 4% है। और एजुकेशन का जो सेक्टर है जिसमें 5% का यहाँ पे जो एजुकेशन सेक्टर के अंदर में 5% का रिजर्वेशन है। तो ये कुछ रिजर्वेशन बेनिफिट हैं, नंबर ऑफ डिसेबिलिटीज इंक्रीज हुआ है, और स्टेट जो है वो यहाँ पे जो सीलिंग है वो नहीं इम्पोज कर सकता कि कोई पर्सन है वो 6% यहाँ पे डिसेबल है तो उसको जॉब के अंदर में वो अप्लाई नहीं करेगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, एक 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 पर्सन है जिनको कि काऊ विजिलेंट की रिगार्डिंग में जो डेथ हुआ है यहाँ पे किसी पर्सन का मथुरा के वहाँ पे। एग्जाम के लिए क्या इम्पोर्टेंट है, जब भी आप काऊ विजिलेंटिज्म के बारे में रीड करते हो या काऊ के रिगार्डिंग में कोई भी आप देखिए इंसिडेंट होता है और आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाता है, सपोज कीजिए इंटरव्यू के अंदर में क्वेश्चन आपसे पूछ लिया गया कि काऊ के रिगार्डिंग में ये जो विजिलेंटिज्म है या सही है या नहीं है,
तो आपका जो लॉजिकल आंसर होना चाहिए, क्या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पे भी मेंशन है? तो कॉन्स्टिट्यूशन में जब आप आर्टिकल 48 को रीड करते हो, आर्टिकल 48 को रीड करते हो, तो आर्टिकल 48 के अंदर में क्या मेंशन है कि स्टेट का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो एनिमल हस्बेंड्री है उसको मॉडर्न लाइंस के ऊपर में ऑर्गेनाइज करना है, और जो काऊ का जो स्लॉटरिंग है, काऊ के अगेंस्ट में जो भी यहाँ पे जो इंसिडेंट्स हैं उनको आप देखिए कि आपको बैन करना है, काऊ स्लॉटरिंग है उसको आपको बैन करना है। बट आप देखिए कि हमारे यहाँ पे जो पुलिस जो फोर्सेज हैं, इंटरनल सिक्योरिटी के लिए डिफरेंट डिफरेंट जो एजेंसीज हैं, उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी है किसी भी केस को यहाँ पे इन्वेस्टिगेट करना, कि जो लॉ है वो जो कोई भी पर्सन है जो अपने हैंड के अंदर में नहीं ले सकते हैं। तो आर्टिकल 48 आपको पता होना चाहिए, डीपीएसपी जहाँ पे जो काउ स्लॉटरिंग है जिसको कि बैन किया गया है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, जो हमारा ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, उन्होंने कुछ कोडिंग को कैरी आउट किया। कोडिंग उन्होंने किया है बेसिकली अर्थक्वेक के रिगार्डिंग। ये हम लास्ट वीक के अंदर में भी हमने इसको रीड किया था। तो जो नया उन्होंने प्रपोजल लेके आए, नए जोन उन्होंने यहाँ पे सेटअप किए कि हमारे कुछ ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे हमें बेटर जो इंफ्रास्ट्रक्चर का ज़रूरत है। तो स्टूडेंट्स उसको बेसिकली कंसर्न्स रेज किया गया उसके रिगार्डिंग में कि जो प्रोजेक्ट का जो कॉस्ट है, कोई भी प्रोजेक्ट उन एरियाज में है तो प्रोजेक्ट कॉस्ट है वो इंक्रीज होगा, प्रोजेक्ट कॉस्ट इंक्रीज होगा। और बीआईएस के ये जो कोड्स हैं, जो जोनिंग प्रोसेस है उसको विड्रोवल है वो कर लिया गया। तो यहाँ पे कंसर्न है कि हमारे जो हिमालयाज के अंदर में इंफ्रास्ट्रक्चर है वो सेपर कैसे हो। सेपर इसी वजह से हो कि जो नया यहाँ पे सिस्मिक एक्टिविटीज़ होने लगी हैं, जैसे आप देखिए कि हमारे यहाँ पे लैंडस्लाइड के जो केसेज आने लगे हैं, लैंड सब्सिडेंस के जो केसेज आने लगे हैं, तो उसको देखते हुए नया जो जोनिंग है उसका ज़रूरत है। यहाँ पे न्यू काइंड ऑफ जोन्स हैं उनको सेटअप किया जाए। जो हाईली सेंसिटिव एरियाज़ हैं, जैसे कि हमारा जो हिमालयन स्टेट्स हैं जो मोस्ट फ्रेजाइल हैं, वेस्टर्न घाट के अंदर में भी हमने कैसे आप देखिए कि केरल के वहाँ पे लैंडस्लाइड का जो इंसिडेंट देखा था कुछ लास्ट ईयर के ही दौरान में। तो ये जो 2 ईयर बैक देखा था शायद केरल में। तो ये जो इंसिडेंट है वो शो करते हैं कि जो जो यहाँ पे सेंसिटिव एरियाज हैं वहाँ पे प्रॉपर वे के अंदर में इंफ्रास्ट्रक्चर का एक न्यू काइंड ऑफ कोडिंग है वो होना चाहिए, जिसके अकॉर्डिंग में वहाँ पे बिल्डिंग प्रोसेस है उसको कैरी आउट किया जा सके जो सेफ रहे। फिर आप देखिए कि कम्युनिकेशन के बारे में मेंशन है, और यहाँ पे आप देखिए कि हनी बीज का जो वेगल डांस है उसको बताया गया है कि हनी बीज जब एक दूसरे के साथ में जब यहाँ पे कम्युनिकेट करते हैं तो उनके द्वारा एक डांस किया जाता है जिसको कि वीगल डांस के नाम से जानते हैं। यूपीएससी ने क्वेश्चन कब पूछा था आपसे? 2023 के प्रीलिम्स में आपसे एक क्वेश्चन पूछा, 23 या 22 में, 23 या 22 के समय वीगल डांस के रिगार्डिंग में आपसे क्वेश्चन है वो यूपीएससी ने पूछ लिया था। ये किससे रिलेटेड है वीगल डांस जो है? तो सिर्फ आप देखिए कि हनी बी जी कम्युनिकेट नहीं करते हैं, जो ओरान गुतान्स हैं वो भी यहाँ पे कम्युनिकेट है वो किया करते हैं कि ह्यूमन बीइंग के साथ में उनका कम्युनिकेट करना हो। ऐसा ही जो कम्युनिकेशन का प्रोसेस है वो एलिफेंट्स का यहाँ पे बताया गया है कि एलिफेंट्स का जो कम्युनिकेशन है वो वन काइंड ऑफ आप देखिए कि स्ट्रॉन्ग है, काफ़ी साल के बाद में भी मिलते हैं तो अपने जो ईयर्स हैं उनको वो यूज करते हैं, टेल्स को यूज किया जाता है एक दूसरे के साथ में मैसेज डिलीवरी के लिए, जो इनका इनका जो कोडिंग जो लैंग्वेज होता होगा उसके अंदर में। एलिफेंट के बारे में आपको ये भी पता होना चाहिए कि उनका जो सोशल ग्रुप जो हुआ करता है, सोशल ग्रुप काफ़ी ज़्यादा एक दूसरे के साथ में जो कनेक्ट होता है, और मदर मदर एलिफेंट के द्वारा जो सोशल ग्रुप है उसको लीड किया जाता है। तो वो शो करता है कि मेट्रियार्कल जो सोसाइटी है वो उनमें एग्जिस्ट करती है। यूपीएससी ने क्वेश्चन है जो 2020 का जो पेपर था उसमें पूछा था एलिफेंट्स के बारे में, इनका गेस्टेशन पीरियड है इंडिया में, गेस्टेशन पीरियड के अलावा इनका जो ग्रुप है उसको हेड कौन करता है, इसके रिगार्डिंग में। इलेक्ट्रिकल व्हीकल के अंदर में आप देखिए कि इंदौर के वहाँ पे एक इंसिडेंट हुआ, तो उसके बाद में इलेक्ट्रिकल व्हीकल का जो बैटरी प्रोसेस है उसके रिगार्डिंग में डिस्कशन किया गया है, जिसमें आपको क्या पता होना चाहिए? एक तो आपको पता होना चाहिए लिथियम आयन बैटरी के बारे में, लिथियम आयन बैटरी के बारे में। यहाँ पे कुछ कुछ ग्राउंड्स बताए गए हैं कि किस सिचुएशन में अंदर में जो बैटरी है उसके अंदर में डैमेज हो सकता है। तो फर्स्ट उसमें बताया गया कि ओवरनाइट आप देखिए उसको चार्ज किया जाए। कोई भी इलेक्ट्रिसिटी का इक्विपमेंट है जिसको आप ओवरनाइट ओवर चार्ज अगर आप करोगे, ओवर चार्ज अगर आप उसको करोगे तो आप देखिए वो इम्पैक्ट करेगा, वो बैटरी को भी डैमेज करेगा और किसी ना किसी तरीके से ओवरऑल जो प्रोसेस है उसको इम्पैक्ट करता है। फिर धूप के अंदर में चार्ज कर दिया गया कि जो सनलाइट है उसी के अंदर में चार्ज कर दिया गया,
जस्ट आप देखिए कि कहीं ट्रिप से आया है जो व्हीकल, उसके बाद में उसको चार्ज कर दिया गया। तो ये कुछ कंडीशंस बताई गई हैं जिस दौरान में बैटरी को इम्पैक्ट वो हुआ करता है। फिर थर्मल स्ट्रेस है एक रीजन यहाँ पे कि चार्ज बियॉन्ड द कैपेसिटी, जो थर्मल स्ट्रेस है उसको बोला करते हैं। एक सेल के थ्रू में आप देखिए कि जो हीट है जिसको अनदर सेल के अंदर में जब जाया जाता है तो जिसको थर्मल रनअवे के नाम से जानते हैं, जो ओवर हीटिंग किया करता है। तो ये कुछ ऐसे रीजन्स है जिसकी वजह से इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स का जो बैटरी है उसमें जो हीट का कंडीशन डेवलप होगा और कभी कभी वो फायर के जो इंसिडेंट्स हैं वो भी आया करते हैं। तो ये इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स के बारे में हुआ। लेबनान के बारे में आपको पता होना चाहिए, इसराइल ने लेबनान के वहाँ पे क्यों अटैक किया है। हजीबुल्ला नाम का एक ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या है, हजीबुल्ला। हजीबुल्ला जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि आप देखिए कि जो एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस है ईरान का, ये 3H नाम से 3 ऑर्गेनाइजेशन है जिसको ईरान सपोर्ट करता है इसराइल के अगेंस्ट में। एक हजीबुल्ला है, फिर एक हमास है जो कि गाजा स्ट्रिप के वहाँ पे है, हमास है। और स्टूडेंट्स यमन के वहाँ पे होतीज हैं, यमन के वहाँ पे होतीज हैं। तो ये जो 3 ऑर्गेनाइजेशन है जिनको कि ईरान यहाँ पे सपोर्ट है वो प्रोवाइड करता है। हजीबुल्ला लेबनान के अंदर में है। यहाँ पे एक रिवर के बारे में मेंशन है, लितानी नाम का एक नदी है, लितानी नदी है जो कि वहाँ पे सदर्न पार्ट ऑफ लेबनान के वहाँ पे फ्लो करती है। कभी आप देखिए कि हजीबुल्ला के द्वारा इजराइल का जो फोर्स है उनको वापस से जाने के लिए, उनका विड्रोवल के लिए उनको कहा गया था और इजराइल की फोर्स ने विड्रोवल भी किया था लेबनान के सदर्न पार्ट से, अपनी टेरिटरी में वापस आए थे वो। तो हजीबुल्ला उसको अपनी विक्ट्री के रूप से देखता है। और अभी इसराइल का अल्टीमेट मैंडेट या ऑब्जेक्टिव यही होगा कि वो मैक्सिमम डैमेज कर सके ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जो उसके अगेंस्ट में इंटेंशन रखते हैं, उसके अगेंस्ट में जो अटैक कर सकते हैं। मैटरनिटी लीव के बारे में है, एक पेटिशन फाइल होता है कि एक मदर हैं जिनके द्वारा चाइल्ड को अडोप्ट है वो किया गया, चाइल्ड को क्या किया गया, अडोप्ट किया गया है, बायोलॉजिकल मदर नहीं है। तो आप देखिए कि उनको बेसिकली जो मैटरनिटी यहाँ पे जो लीव मिलता है अडोप्टिव मदर को कितने दिन का है, 12 वीक्स का है। 12 वीक्स का बेनिफिट है मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट के थ्रू। तो आप देखिए कि उनको ये इतने दिन का जो लीव्स है वो अलाउ नहीं किया गया था। तो उसी के रिगार्डिंग में ये बेसिकली जो यहाँ पे जो पिटीशन के अंदर में कोर्ट ने ऑब्जर्व किया, चाहे बायोलॉजिकल मदर हो, चाहे बायोलॉजिकल मदर हो, चाहे आप यहाँ पे देखिए कि अडोप्टिव मदर हो, सभी को जो जो यहाँ पे जो 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 बेसिकली लीव्स मिलेंगे वो 12 वीक्स का यहाँ पे उनको बेनिफिट मिलेगा। बायोलॉजिकल मदर है तो फर्स्ट 2 चाइल्ड्स के ऊपर में 26 वीक्स का उनको आप देखिए कि मैटरनिटी लीव है, 26 वीक्स का जो उनको मैटरनिटी लीव है वो मिलता है बायोलॉजिकल मदर को। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टेटमेंट क्यों दी, कोर्ट के द्वारा ये क्यों ऑब्जर्व किया गया कि कारा जो हमारे यहाँ पे अडोप्टिव प्रोसेस को देखा करती है, कारा के द्वारा आप देखिए बताया गया कि 3 मंथ से कम का अगर कोई चिल्ड्रन है, जब उनको 12 वीक्स का ये जो प्रोविजन था, तो 3 वीक तो उनका जो बेसिकली 3 मंथ का जो समय है वो अडोप्शन प्रोसेस के अंदर में ही लगा करता है। और पैटर्निटी लीव के बारे में भी यहाँ पे जो सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन है कि पैटर्निटी लीव्स हैं उनको भी यहाँ पे लाया जाए, जिससे कि जिस तरीके से न्यूक्लियर फैमिलीज हैं वो हुए हैं सोसाइटी के अंदर में, तो पैटर्निटी लीव है वो भी यहाँ पे ज़रूरी है, जो प्रेजेंट समय में 15 डेज का एग्जिस्ट करता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स क्यूबा के बारे में है, क्यूबा के वहाँ पे यूएस ने रेस्ट्रिक्शंस लगाए, और रेस्ट्रिक्शंस लगाए तो आप देखिए कि जो क्यूबा का इलेक्ट्रिसिटी का भी डिस्टर्बेंस हुआ, और भी काफ़ी सारे डिस्टर्बेंस हुए हैं उस आइलैंड नेशन के वहाँ पे, जो कि रसिया के साथ में वन काइंड ऑफ क्लोज रिलेशन है जिसको कैरी आउट करता है, रसिया के साथ में क्लोज रिलेशंस हैं क्यूबा के। क्यूबा आप देखिए कि शुगर बाउल ऑफ द शुगर के नाम से इसको जाना करते हैं कि शुगर का प्रोडक्शन काफ़ी लार्जर नंबर में होता है। ग्रेटर एंटिलीज के रूप से भी हम इसको कंसिडर करते हैं, जो जो लार्जर आइलैंड्स हैं कैरेबियन सी के अंदर में, जिसमें क्यूबा भी है, हेती भी है, जमैका भी है। तो ये वो लार्जर आइलैंड हैं जो जिनको ग्रेटर एंटिलीज बोला जाता है कैरेबियन सी के वहाँ पे। फिर स्टूडेंट साउथ पार्स नाम का जो उनका जो गैस का जो रिजर्व है ईरान का, उसके बारे में है। साउथ पार्स नाम का एक गैस रिजर्व है जिसके ऊपर में अटैक किया गया था। अब देखिए कि इंडिया जो है, इंडिया के पर्सपेक्टिव से हम एक पॉइंट देखते हैं। 2007 के समय हमारा एक प्रपोजल था, ईरान, पाकिस्तान और इंडिया आईपीआई नाम का एक पाइपलाइन हम लेके आएंगे, वो एग्जिस्टेंस में नहीं आया है। तो साउथ पार्स के बारे में ये मेंशन है। नेक्स्ट अगर हम वेस्ट एशिया का इम्पोर्टेंस देखें इंडिया के पर्सपेक्टिव से, तो आपको ये पता होना चाहिए कि इंडिया जो है अपना 80% का जो क्रूड ऑयल है जिसको इम्पोर्ट करता है, 80% जो क्रूड ऑयल है वो हमारे द्वारा इम्पोर्ट किया जाता है, 80% क्रूड ऑयल इम्पोर्ट होता है। 60% जो हमारा एलपीजी का जो सप्लाई है वो वेस्ट एशिया से आया करता है, 60% एलपीजी का सप्लाई।
50% हमारा जो नेचुरल गैस है, 50% जो LNG है, नेचुरल गैस है, उसका सप्लाई वेस्ट एशिया से आया करता है। और कतर हमारा आप देखिए कि लार्जेस्ट यहाँ पे गैस का जो सप्लायर है, और कतर का ही जो गैस के जो रिजर्व्स हैं जिनके ऊपर में ईरान ने अटैक किया जब से उनके साउथ पार्स के ऊपर में, नॉर्थ डोम के ऊपर में अटैक हुआ है। तो ये उसकी इम्पोर्टेंस को बताता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि यहाँ पे हमास के बारे में है, यूएस के प्रेसिडेंट ने जो बोर्ड ऑफ पीस को सेटअप किया था, तो बोर्ड ऑफ पीस ने अपना प्रपोजल दिया है हमास को कि आपको जो डिसआर्मामेंट है, आपको जो वेपन्स है उनको लीव करना होगा। अभी हमास इसको एक्सेप्ट करता है या नहीं करता है, ये हमास के ऊपर में डिपेंड करता है, जो कि गाजा स्ट्रिप के वहाँ पे एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इजराइल के अगेंस्ट में अटैक करता रहता है, हमास। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, यूक्रेन के बारे में है। यूक्रेन ने आप देखिए कि ड्रोन अटैक किए हैं रसिया के वहाँ पे। ड्रोन एक न्यू काइंड ऑफ जो न्यू काइंड ऑफ आप देखिए कि जो बैटल ग्राउंड के अंदर में न्यू डोमेन के रूप से इमर्ज हुआ है पिछले कुछ साल के अंदर में। तो ड्रोन एक नया टेक्नोलॉजी, नए अटैक्स हैं जो कि इंक्रीज हुए हैं। कंट्रीज़ किसी अदर कंट्री के टेरिटरी में अटैक एंटर है वो नहीं करते हैं, और उसी समय में उनके द्वारा जो टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए इस तरीके से अटैक है वो कर दिए जाते हैं। जैसे आप देखिए कि यूके के जो बेसेज हैं डियागो ग्रासिया के वहाँ पे इंडियन ओशन रीजन में, तो ये काफ़ी लार्जर डिस्टेंस है ईरान के साथ में, तो वहाँ पे भी ये अटैक हुआ है। अभी तक एग्जैक्ट नहीं पता कि ये अटैक कहाँ से ओरिजिनेट हुआ था। फिर एक ड्रोन अटैक है जो इराक के वहाँ पे हुआ है। इराक जो कि आप देखिए कि ईरान का नाइबर कंट्री है वेस्टर्न पार्ट के अंदर में। इराक का जो बगदाद है वहाँ पे अटैक हुआ जिसमें इंटेलिजेंस के कोई ऑफिशियल हैं उनका डेथ हुआ है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, क्यूबा के बारे में हमने रीड किया कि उसके ऊपर ब्लॉकेज लगाए गए थे। तो क्यूबा के अंदर में यूएस का जो एम्बेसी है उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि बेसिकली उनको अलाउ किया जाए जिससे कि वो जो फ्यूल हैं उसको इंपोर्ट कर सकें और जनरेटर्स को यूज कर सकें। तो क्यूबा ने उसको डिक्लाइन किया है कि आप यहाँ पे इंपोर्ट है वो नहीं करोगे। नतांज नाम का जो साइट है जो कि ईरान के अंदर में है जिसके ऊपर में स्ट्राइक किया गया है, तो ईरान ने भी आप देखिए कि कुछ यहाँ पे जो अटैक्स हैं वो किए हैं काउंटर के अंदर में, गल्फ के कंट्रीज के अंदर में, इजराइल के वहाँ पे। स्टूडेंट्स नेक्स्ट अगर हम रीड करें तो नेक्स्ट यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर का जो नॉर्दर्न पार्ट है उसके बांदीपोरा के रिगार्डिंग में है। बांदीपोरा के वहाँ पे एक विलेज है, विलेज के अंदर में लोगों ने जो लाइब्रेरी है उसको सेटअप किया है। विलेज का खुद का एक सेंट्रल लाइब्रेरी है। काफ़ी ज़्यादा जो एजुकेशन का जो प्रोसेस बताया गया है कि कैसे लोग हैं उनके द्वारा बुक्स हैं उनको यूज किया गया है। तो यहाँ पे हर एक हाउस के अंदर में आपको लाइब्रेरी मिलेगा। तो संडे का न्यूज़पेपर था, तो संडे को द हिंदू है वो फोटो के थ्रू कोई कहीं का जो न्यूज़ है उसको शो करने का कोशिश करता है। तो ऐसे ही यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर का जो बांदीपोरा का एरिया है, नॉर्दर्न पार्ट ऑफ कश्मीर के अंदर में बांदीपोरा है, वहाँ का ये न्यूज़ है कि वहाँ पे इस तरीके से एजुकेशन को, बुक्स का जो इम्पोर्टेंस है वो बताया गया है। दिस इज ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द टुडेज न्यूज़पेपर। आप इसको रीड कीजिए, रिवाइज कीजिए, जो भी इंफॉर्मेशन आपको मिला है उसको नोट डाउन कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।